कहानी का नाम चोरी की जिंदगी। रमेश कुमार रिटायर्ड और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नौकरी भी अच्छी थी। कितने अच्छे ओहदे की वजह से घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस कुछ हद तक ठीक ठाक सा था। हालांकि ज्यादातर पैसा उन्होंने पानी की तरह बच्चों पर बहा दिया था। बच्चों, 2 बेटों और 1 बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करना, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाना, कपड़े देना, उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना और तीनों बच्चों को ऊंचे पदों पर आसीन करना उनका सपना था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। लगभग इसलिए कि बड़ा बेटा नमित एमटेक करके एक आईटी कंपनी में अच्छे ओहदे पर नौकरी करते हुए कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए अमेरिका चला गया और बेटी सौम्या डबल एमए बीएड के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लेक्चरर थी। लेकिन तीसरी औलाद यानी कि छोटा बेटा सुमित बीए करने के बाद न जाने कितने एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, न जाने कितने तरह के टेस्ट दे चुका था और न जाने किन किन कोर्सों के लिए आए दिन पिता से पैसे लेता रहता। कौन जाने कुछ कर भी रहा था, ये केवल मौज मस्ती में ही सब समय और पैसा बर्बाद कर रहा था। बस रमेश कुमार जी को चिंता थी तो केवल सुमित की। हर समय ये कहते ना जाने ये नालायक कुछ करेगा भी कि नहीं, कौन जाने मुंबई जाकर क्या करता है क्या नहीं। बेशक रमेश कुमार जी नौकरी के पूरे समय बेंगलोर में रहे, लेकिन रिटायर होते ही 2 दिनों के बाद ही अपने गांव ज्योतिसर आ पहुंचे, जो खेती बाड़ी चाचा के बेटों रामलाल और श्यामलाल को आधा आधा पर जोतने के लिए दी थी। उनके बेटे राघव और माधव अब उसे हड़पने की फिराक में थे। रमेश कुमार जब भी खेतों में जाते, राघव और माधव उन्हें यही कहकर घर वापस भेज देते कि बड़े चाचा, क्या इस उम्र में भी काम करोगे क्या? अरे हम है ना इसकी देखभाल की खातिर, हम तुम्हारे बच्चे ना सही मगर बच्चे जैसे तो है ना, घर जाके आराम करो। और हम तो कह रहे हैं कि आप कहाँ गांव में अपनी जिंदगी खराब करने के लिए रह रहे हो, आप उसी शहर में जाके रहो आराम से। रमेश कुमार को थोड़ा अटपटा लगता जब राघव माधव हर बार खेतों से उन्हें वापस भेज देते। वे कमाई के नाम पर हिसाब भी न देते, बस केवल अनाज उनके घर पहुंचा देते। रमेश कुमार पैसों का जिक्र करते कि खर्च के लिए जरूरत है तो कहते, लो भाई बड़े चाचा, आपको कौन सी कमी है, तुम्हारी तो पेंशन भी आती है, खर्च तो हमारे पूरे नहीं होते हैं। आखिर एक दिन रमेश कुमार ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अब से वे अपने खेत खलियान खुद संभालेंगे, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इस पर राघव माधव बिगड़ पड़े और हो गई आपस में तू में। यहाँ तो बात हाथापाई तक आ पहुंची। राघव माधव से बोले, कौन से खेत चाचा, अब तक मेहनत की हम लोगों ने और अब आप कहो खेत आपको दे दें, फिर हमारा क्या? अब ये खेत तो नहीं मिलेंगे तुम्हें। रमेश कुमार ने रामलाल और श्यामलाल से कहा तो वे बोले, भाई साहब अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद समझदार हैं, जो कह रहे हैं ठीक ही होगा। गांव में पंचायत बिठाई गई। पंचायत भी राघव माधव का साथ ही देने लगी, क्योंकि उन दोनों ने पंचायत की जेब पहले से गर्म कर रखी थी। रमेश कुमार ने शहर आकर पुलिस थाने में कंप्लेंट की, लेकिन थाने के चक्कर काट कर रमेश कुमार की चप्पल घिस गई। मामला ज्यों का त्यों। अब रमेश कुमार ने कोर्ट केस का कर दिया, लेकिन राघव माधव ने पहले से ही अपने पाँव इतने फैला रखे थे कि कहीं कुछ भी रमेश कुमार को बात बनती नजर नहीं आती। उधर रमेश कुमार ने बड़े बेटे नमित से अमेरिका में अमेरिकी लड़की से शादी कर ली और शादी की तस्वीरें माता पिता को भेजकर सूचित कर दिया कि उसने शादी कर ली और कहा कोई मजबूरी थी, कुछ समय बाद इंडिया आकर सब बता देगा। खैर रमेश कुमार ने कहा कि ठीक है बेटा, सफाई देने की जरूरत है, जो किया ठीक किया। बेटी के लिए कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मगर आजकल हर लड़के वाले इतनी बड़ी बोली बोलते हैं, रमेश कुमार सब कुछ बेचकर भी डिमांड पूरी ना कर सके। सौम्या जब भी छुट्टी में घर आती, माँ से हमेशा यही कहती, माँ समझाओ ना पापा को, क्यों परेशान होते हैं, नहीं करनी मुझे शादी वादी। कभी सुना है कि जो गाय बेचता है वह पैसे देता है? गाय बेचने जाओगे तो पैसे लेकर आओगे ना। सुना जी आपने, क्या कह रही है सौम्या? पता नहीं आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर कैसी सोच के हो जाते हैं। भला दान दहेज के बिना कभी शादी होती है? हाँ ये बात अलग है कि लड़के वाले मुंह थोड़े ज्यादा ही खुल गए हैं। नमित से कोई जवाब न देने पर 2-3 दिनों तक फोन करते रहे। आखिर एक दिन नमित ने साफ कह दिया, पापा मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, अपनी समस्याएं आप सुलझाएं।
इधर सौम्या ने अक्षित को पापा की जमीन की सारी कहानी बताई। अक्षित की पहुंच और उत्पाद काफी अच्छा था, इस वजह से जमीन का फैसला जल्दी हो गया और रमेश कुमार जीते। उनकी जमीन मिल गई। अब रमेश कुमार को एहसास हो गया था कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन उच्च कोटि का है और कौन छोटा। इंसान कर्मों से ऊंचा खलिहान पर कब्जा कर लिया, उच्चता को प्राप्त होता है, ना कि जाति बिरादरी से या धर्म से। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और रख दिया कि मैं यहाँ विदेश में बैठा क्या कर सकता हूँ। सुमित वहाँ है, सुमित से कहिए। सुमित को फोन किया तो बोला, पापा अब तक इन खेतों से क्या बना पाए? ले भी लें अगर ये तो क्या करेंगे? कौन जोतेगा, कौन देखभाल करेगा? कुछ ले देकर समझौता कर लो, वही सही रहेगा। हाँ हूँ करते कहता है समझौता कर लो। बाप दादा की जमीन जायदाद ऐसे ही छोड़ दूँ? कोई बताए जरा इनको, तुमने इसी खेत की रोटी खाई है। भला डिप्लोमा इंजीनियर की कमाई में इतना कहाँ जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर पाता। वह तो इन खेतों की वजह से खुद भी आगे पढ़ता रहा और अब बच्चों को भी पढ़ा दिया, और आज कहता है छोड़ दो। क्या मिला इन खेतों से? गुस्से में बड़बड़ाते हुए रमेश कुमार बाहर चले गए। कुछ दिनों बाद रमेश कुमार की पत्नी दयावती की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद बेटी अपने पिता को दिल्ली ले आई। कुछ दिनों के लिए बेटी ने खूब सेवा की पिता की, खूब अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन एक दिन शादी की चर्चा पर बाप बेटी में खूब बहस हो गई। सौम्या इतनी मुश्किल से ऐसा लड़का मिला है जो कम बजट में शादी के लिए तैयार है, लेकिन अब तुम्हें क्या एतराज है? चाहती क्या है तू? जो बात है साफ साफ कह। मैं पागल नहीं हूँ, दुनिया देखी है मैंने, सब जानता हूँ। जो जिंदगी तू जी रही है ना, मैं सब समझता हूँ। समय से पहले घर जा और मैं भी चैन की सांस ले सकूं। पापा मुझे नहीं करनी शादी वादी इन लड़कों से जिन्हें आप ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। अगर आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र है तो जहाँ मैं चाहती हूँ वहीं मेरी शादी करा दीजिए। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी पसंद के लड़के को कभी स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए मैंने अब तक आप लोगों को कुछ नहीं बताया। आप लोग जात धर्म के पचड़ों में पड़े रहते हैं। मेरे नज़र में अक्षित में कोई कमी नहीं है। स्वस्थ सुंदर लड़का है, आईपीएस ऑफिसर है, मुझ पर जान लुटाता है, और क्या चाहिए? जो कुछ है सब सामने है। मैं आपकी तरह चोरी की जिंदगी नहीं जी रही। देखती थी मैं आपको अक्सर जब आप माँ को अपने बटुए को हाथ तक नहीं लगाने देते थे, बालकनी में छिपकर कितनी कितनी देर तक बटुए की से तस्वीर निकाल कर बिना पलक झपके उसे निहारते रहते। ऐसा महसूस करते जैसे वह आपके सामने है और आप उससे बातें करने लग जाते थे। तब उस समय आपको माँ पर बहुत प्यार आता था। मैं वह तस्वीर कभी नहीं देख पाई थी। ये राज मुझ पर तब खुला जब एक दिन मैं अपनी किसी सहेली के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बाजार सामान लेने गई। तब मैंने आपको देखा। आप शिवानी मैम के घर के बाहर स्कूटर रोककर इधर उधर चोरों की तरह देख रहे थे, जैसे कहीं कोई आपकी चोरी ना पकड़ ले। और फिर आप मैम के घर के अंदर चले गए। तब मुझे समझ आया कि शिवानी मैम मुझे इतना प्यार क्यों करती है। उस चोरी की जिंदगी से तो ये जात पात से दूर हमारी जिंदगी लाख गुना अच्छी है। हाँ जी है मैंने चोरी की जिंदगी, इंसान हूँ मैं भी। मुझे भी कुछ पल का सुकून चाहिए था जो मुझे शिवानी की निकटता से मिला, लेकिन दूसरी तरह तुम्हारी तरह गैर जात से तो रिश्ता नहीं बनाया था मैंने। कहाँ हम जमींदार में उच्च कोटि का इंजीनियर और कहाँ वह नाई का बेटा। क्या बराबरी हमारी और उसकी। वाह पापा, आपने क्या उच्च कोटि वाले इतना मोटा दहेज मांगते हैं कि जिसकी किस्तें भरते भरते इंसान खत्म ही हो जाए, फिर भी किस्तें खत्म ना हो। और वे आपके उच्च कोटि वाले आपके सके वाले ही आपकी जमीन हड़प रहे हैं और आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं जिससे कुछ हासिल होता नजर नहीं आ रहा। और आपका वह उच्च कोटि वाला अपना सपूत जो विदेश में न जाने किससे शादी करके वहीं बस गया। भारत उसे रास नहीं आ रहा, इसलिए उसने यहाँ आना तो दूर यहाँ से नाता ही तोड़ लिया। और आपका वह उच्च कोटि वाला दूसरा सपूत जो आपसे कह रहा है कि कुछ ले देकर समझौता कर लो। जमीन का क्या करोगे? मैं कुछ नहीं कर सकता। तू चाहे कुछ भी कहे, अपने तो अपने होते हैं और गैर गैर ही रहेंगे। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। मैं कल ही नमित से बात करता हूँ, और चाहे तो कुछ भी कर ले। इस नाई के बेटे से तो तेरी शादी मेरे जीते जी नहीं होगी। मेरे मरने के बाद जो जी चाहे करते रहना, सबके सब। सौम्या के पिता बोलते हुए गुस्से से गाँव जाने के लिए निकल गए।
अगले दिन रमेश कुमार ने नमित को फिर से फोन किया। नमित के कोई जवाब न देने पर 2-3 दिनों तक फोन करते रहे। आखिर एक दिन नमित ने साफ कह दिया, पापा मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, अपनी समस्याएं आप सुलझाइए। इधर सौम्या ने अक्षित को पापा की जमीन की सारी कहानी बताई। अक्षित की पहुंच और रुतबा काफी अच्छा था, इस वजह से जमीन का फैसला जल्दी हो गया और कुमार जी को उनकी जमीन मिल गई। अब रमेश कुमार को एहसास हो गया था कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन उच्च कोटि का है और कौन छोटा। इंसान कर्मों से ऊंचा होता है कि ना कि जात बिरादरी या धर्म से। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।